गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम दीपेश राजोरा। आज मैं आपके सामने रीड के इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के यूनिट सेकंड के बारे में कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ द टर्म एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को और किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। हेड राइम सेकंड ऑप्शन है, इनिशियल राइम थर्ड ऑप्शन, वोवल राइम फोर्थ ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। तो मैं आपको बता दूं एलिट्रेशन को हेड राइम और इनिशियल राइम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी राइट है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ द टर्म असोनेंस। असोनेंस के अदर नेम्स क्या है? असोनेंस को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि असोनेंस को वोवल राइम और वोकेलिक राइम नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है असोनेंस को वोवल राइम और वोकेलिक राइम नाम से भी जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन डी राइट है। थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द टर्म असोनेंस। असोनेंस के रिगार्डिंग आप करेक्ट ऑप्शन को चुनिए। यहां पर दे रखा है assonance is the repetition of a vowel sound in a series or sequence to create musical effect in English language। assonance जो है उसमें repetition of a vowel sound होता है in a series or sequence to create musical effect in English language। तो हमने देखा था ये assonance की डेफिनेशन है कि assonance में repetition of vowel sound होता है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, vowel sound has two parts। vowel sound के दो पार्ट्स होते हैं। So a monophthong or a diphthong may be repeated to create musical effect in a series or sequence to create musical effect according to the term assonance। vowel sound के दो पार्ट्स होते हैं। So a monophthong or a diphthong may be repeated। इसीलिए एक मोनोफथोंग को या फिर डिप्थोंग को रिपीट किया जा सकता है टू क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट। म्यूजिकल इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए इन ए सीरीज और सीक्वेंस, एक सीरीज या सीक्वेंस में टू क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट। म्यूजिकल इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द टर्म असोनेंस, असोनेंस के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको बता दूं वोवल साउंड के दो पार्ट्स होते हैं, मोनोफथोंग और डिप्थोंग। 12 मोनोफथोंग होते हैं और 8 डिप्थोंग होते हैं। तो यहां पर देखिए कि इसी चीज को ऑप्शन ए को ही अदर वर्ड्स में ऑप्शन बी में लिखा गया है। तो यहां पर आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो आपके जो ऑप्शन डी है वो राइट है। क्वेश्चन 4, which figure of speech has been used in the following line? My dear, come near without fear। यहां पर आप देख रहे हैं डियर, नियर, फियर। तो मैंने आपको डिप्थोंग के बारे में पहले बताया था कि डिप्थोंग जो है दो वोवल साउंड से मिलकर बने होते हैं। तो यहां पर देखिए डियर, नियर, फियर, ई और अ का साउंड रिपीट हो रहा है। यहां भी ई अ का साउंड रिपीट हो रहा है, यहां भी ई अ का साउंड रिपीट हो रहा है, यहां भी ई अ का साउंड रिपीट हो रहा है। तो यहां पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं असोनेंस, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर। तो आप लोग जानते हैं एलिट्रेशन में तो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है, तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता। असोनेंस में वोवल साउंड का रिपीटिशन होता है और अभी अभी हमने बात की थी कि मोनोफथोंग या डिप्थोंग का रिपीटिशन किया जा सकता है वोवल साउंड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर डिप्थोंग का रिपीटिशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन असोनेंस राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। द न्यूज वाज अ डेगर टू माय हार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। द न्यूज वाज अ डेगर टू माय हार्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं
न्यूज को डेगर का रूप प्रदान किया गया है। डेगर खंजर होता है कि न्यूज को डेगर बताया गया मेरे हृदय पर, इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन मेटाफर राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, विच लिटरेरी डिवाइस इज सिनोनिमस फॉर द फ्रेज ए कैरिंग ओवर? कौन सी लिटरेरी डिवाइस जो है इस फ्रेज के सिनोनिमस है, मतलब उसके समान है? तो आपको वो बताना है कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस इससे इसके अकॉर्डिंग है। तो हमने देखा था सिमिली, यहाँ पर ऑप्शन है आपके सिमिली, मेटाफर, राइम, ऑल ऑफ दीज। तो हमने मेटाफर में देखा था कि मेटाफर का जो मीन्स था वो ए कैरिंग ओवर था। Which type of comparison is made in a simile? Implicit, explicit, none of these, both A and B. तो हमने जब सिमिली के बारे में डिस्कस किया था तो वहां पर आपको बताया था कि which type of comparison is made in simile, which type of comparison is made in metaphor. तो हमने देखा था वहां पर सिमिली में जो है एक्सप्लिसिट कंपैरिजन होता है कुछ वर्ड्स की मदद से, जैसे कि एज, लाइक एज, सो एज वगैरह। तो यहां पर आपका ऑप्शन एक्सप्लिसिट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। आपको इस दी गई लाइन में फिगर ऑफ स्पीच को पहचानना है। आपको लाइन दे रखी है, ट्रूथ सिट्स ऑन द लिप्स ऑफ ए डाइंग पर्सन। इस लाइन में आप लोग देखिए कि ट्रुथ को इस प्रकार से दर्शा रखा है जैसे कि ये बैठता है। ट्रुथ को एक तरीके से ह्यूमन फॉर्म प्रदान की गई है। तो जब ट्रुथ को ह्यूमन फॉर्म प्रदान की गई है तो हमने ये देखा था कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को या क्वालिटीज को जब ह्यूमन फॉर्म प्रदान की जाती है तो वहां पर आपका फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन होता है। तो इसमें आपका पर्सोनिफिकेशन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मे वी डिफाइन द टर्म मेटाफर? मेटाफर को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हमसे मेटाफर के बारे में पूछा गया है। सबसे पहला ऑप्शन, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड। इस फिगर ऑफ स्पीच में दो डिफरेंट थिंग्स का कंपैरिजन किया जाता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, वन थिंग इज गिवन द फॉर्म ऑफ अनदर, कि एक चीज को दूसरी चीज का रूप दिया जाता है। जब मेटाफर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था तो ये बात आप लोगों को बताई थी कि मेटाफर में दो डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन किया जाता है तथा एक चीज को दूसरी चीज का रूप प्रदान कर दिया जाता है। तो इस ऑप्शन में सी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज, इन दोनों में से कोई नहीं, और डी ऑप्शन दे रखा है बोथ ए एंड बी। तो जो हमने डिस्कशन किया था उस हिसाब से आपका ए ऑप्शन भी राइट है और बी ऑप्शन भी राइट है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 10, फिगर आउट द राइम स्कीम इन द फॉलोइंग लाइंस। इन लाइंस में आपको राइम स्कीम निकालनी है। आपको लाइंस दे रखी है, सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बाग व्हेन आई पुट आउट टू सी। तो राइम स्कीम के बारे में हमने देखा था कि एंड वाले वर्ड्स के साउंड को मैच किया जाता है। स्टार पे ए लगाया, मी पे बी लगाया, स्टार से बाहर मिलता जुलता है ए लगाया, और मी से सी मिलता जुलता है तो बी लगाया। देखिए आपके ए ऑप्शन इससे मैच करता नहीं है, बी ऑप्शन भी इससे मैच नहीं कर रहा है, सी ऑप्शन आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द ग्रीक वर्ड मेटाफेरो मीन? ग्रीक वर्ड मेटाफेरो का मतलब क्या होता है? ए थिंग अलाइक, ये हमने जब डिस्कशन किया था सिमिली में तो वहां पर आपको बताया था कि सिमिली जो है लैटिन वर्ड सिमिलस से लिया गया है, तो उसका अर्थ होता है ए थिंग अलाइक। जब मेटाफर के बारे में डिस्कशन किया था तो वहां पर आपको बताया था कि मेटाफर जो टर्म है वो मेटाफेरो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ए कैरिंग ओवर। तो यहाँ पर आपका ए कैरिंग ओवर ऑप्शन राइट है। अभी जब हमने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कशन किया था
तो वहां पर आपसे पूछा गया था कि एक कैरिंग ओवर के सिनोनिमस कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, तो वहां पर आपका आंसर मेटाफर था, क्योंकि वहां पर आपसे लिटरेरी डिवाइस पूछी गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डू द ग्रीक वर्ड्स मेटा एंड फेरो मीन? ग्रीक जो वर्ड्स है मेटा और फेरो, इनका मतलब क्या है? आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, मेटा मीन्स कैरी एंड फेरो मीन्स ओवर। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, मेटा मीन्स ओवर एंड फेरो मीन्स कैरी। तो जब हमने मेटाफर के बारे में डिस्कस किया था तो वहां पर हमने देखा था कि मेटाफर जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड मेटाफेरो से लिया गया है, और इसमें मेटा का अर्थ ओवर था एंड फेरो का अर्थ कैरी था। तो आपके ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which figure of speech has been used in the following line? Went to the sessions, sweet silent thought। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेशंस में स की ध्वनि, स्वीट में स की ध्वनि, और फिर साइलेंट में स की ध्वनि का रिपीटिशन हो रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। तो आपके ऑप्शन है एलिट्रेशन, सिमिली, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन किया जाता है तो हमने पहले डिस्कस किया है कि वहां पर एलिट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ ग्रीक टर्म? आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रीक टर्म है या कौन सा लैटिन टर्म है। तो यहाँ पर देखिए सिमिलस जो है वो लैटिन टर्म है, बी मेटाफेरो ये ग्रीक टर्म है, और राइम जो है ये इंग्लिश टर्म है। तो यहाँ पर आपका मेटाफेरो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड टू गिव ह्यूमन फॉर्म टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और क्वालिटीज। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को या फिर क्वालिटीज को ह्यूमन फॉर्म प्रदान करने के लिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जाता है? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को या क्वालिटीज को जब ह्यूमन फॉर्म प्रदान की जाती है तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया जाता है। तो इसमें आपके पर्सोनिफिकेशन राइट है। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपके एग्जाम में आपसे किसी भी टर्म की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, उस टर्म में उस वर्ड का जो डिराइवेशन है वो किस वर्ड से हुआ है ये पूछा जा सकता है आपसे। उस टर्म के बारे में या फिर कोई लाइन देके ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, या फिर पोएम की 4 लाइंस या 8 लाइंस देकर ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर राइम स्कीम निकालिए। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।